डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से आप जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए ताकि आप लोगों के सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो आइए इसी हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी रेखी भी बोलते हैं हम लोग। समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। तो पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ग्राफ के माध्यम से यानी ज्योमेट्रिक माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से हम लोग दो चरवाहे रैखिक समीकरण को पढ़ रहे थे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल पिछली क्लास सॉल्व किए थे, उसी को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर पुनः आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर क्या है? 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, इस वाली बुक्स पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ हम मनोहर एक जो बुक है उसको भी मैं लेकर चल रहा हूँ। 3 बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपके पास जो भी बुक हो इस कंटेंट को आप ओपन कर लीजिए। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को आप ओपन कर लीजिए। अगर यूपी बोर्ड बुक है तो उसको ओपन करके आप पढ़िए, और एनसीईआरटी वाली बुक है तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए। और उसके बाद अगर मनोहर एक बुक पढ़ रहे हैं तो मनोहर एक बुक आप ओपन करके दो चरवाहे रैखिक समीकरण खोलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ग्राफ मेथड से। अगर इन तीनों बुक के अलावा ये तीनों बुक्स जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, इन तीनों बुक के अलावा अगर कोई और बुक आप लोग पढ़ रहे हो किसी बुक से, तो उस बुक को जो है आप दो चरवाहे रैखिक समीकरण के कंटेंट को आप ओपन करके पढ़िए। उसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ हाँ आप मिलेगा ज़रूर। तो अपनी बुक ओपन करके आप मिलेगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? क्या कर रहा है? आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। यानी इस समीकरण को आप ग्राफ के माध्यम से क्या करिए? ड्रा करिए। तो आइए हम लोग जैसे देखते हैं क्या कह रहा है कि एक पिंड पर लगाया गया जो बल है, एक पिंड पर लगाया गया बल, उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कोई पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, इस पर सपोज दैट कोई भी यूनिट का फोर्स लगाया गया है, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन होगा, एंड त्वरण उत्पन्न होगा। तो सपोज दैट जैसे अगर इसमें जो है, इसमें जैसे फोर्स जो है वाई लग रहा है, जैसे फोर्स क्या लग रहा है? वाई लग रहा है, और त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है क्या? एक्स हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जो फोर्स वाई लग रहा है और त्वरण जो एक्स उत्पन्न हो रहा है, फोर्स यानी बल किसके है? इसके अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती। कहने का मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, यानी बल जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? त्वरण के। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पर फोर्स क्या है? वाई यूनिट है, और एक्सीलरेशन क्या है?
एक्स यूनिट है। तो यानी इसका मतलब क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हम ये प्रोपोर्शनल टू जो साइन है, अनुपातिक जो चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो हम बराबर चिन्ह लगाएंगे। जब बराबर चिन्ह लगाएंगे तो बराबर चिन्ह जब लगाएंगे तो बराबर कब लगाएंगे, जब अनुक्रमानुपाती के अनुसार अनुक्रमानुपाती के चिन्ह पर हम क्या लेंगे, कोई एक वेरिएबल लेंगे। जैसे इसके स्थान पर हम अनुक्रमानुपाती हटा रहे हैं, यानी अनुक्रमानुपातिक जो साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो साइन है, उसको हटा करके हम इक्वल टू साइन लगा रहे हैं। जब इक्वल टू साइन आप लगाएंगे तो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शन का साइन है, यानी अनुक्रमानुपातिक जो चिन्ह है, उसके स्थान पर हम कोई क्या लेंगे, कोई वेरिएबल लेंगे। तो वो वेरिएबल हम सपोज दैट क्या ले रहे हैं, एक्स के ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स। अब यहाँ पर हमको के की वैल्यू पता नहीं है, के की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो के की वैल्यू हम लोग अपने से कुछ मान ले रहे हैं। सपोज दैट यहाँ क्या है, सपोज दैट मैं यहाँ से k इक्वल टू मैं क्या मान ले रहा हूँ, 3 मान ले रहा हूँ। तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। इस तरह से इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन जब प्राप्त हो गया y इक्वल टू 3x, तो हमको क्या बनाना है, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमको क्या बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है, यानी आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे देखिए, ये दो चरवा रैखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया, y इक्वल टू 3x, दो चरवा रैखिक समीकरण बन गया। और दो चरवा जो रैखिक समीकरण होते हैं, उसमें जो चर प्रयोग किए गए होते हैं दोनों, उन चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई होता है। यानी इसमें जो चर प्रयोग किया गया, x और y जो प्रयोग किया गया है, इन x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और जबकि एक चरवा जो रैखिक समीकरण होता था, उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किया जाता था, उसके एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता था। तो कहने का मतलब क्या है, एक चरवाए रैखिक समीकरण सिर्फ एक ही हल होते हैं, और दो चरवाए रैखिक समीकरण के दो या दो से अधिक या अनेक या अनंत हल भी हो सकते हैं। ये सब पिछली क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे कि किस एक्स और वाई किस मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि तमाम ऐसी वैल्यू पर एक्स और वाई के तमाम ऐसी वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो हम कैसे समझेंगे कौन सा वैल्यू हम लें। तो अब मैं आपको बताया था, एक आसान तरीका बताया था, इस तरह से जैसे अगर आपको दिया है y इक्वल टू 3x जैसे इक्वेशन हमको दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक बार x बराबर क्या रखिए 0, x बराबर 0 रखेंगे तो y कुछ वैल्यू आएगी, x बराबर 0 रखिए यहाँ पर, तो y 3 इंटू एक्स पोजिशन क्या रख रहे हैं हम 0, तो 0 को मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा, यानी y वैल्यू क्या निकल का है 0। यानी x बराबर जब 0 आया तो y बराबर भी 0 आया, x बराबर 0 आया तो y बराबर 0 आया। और जैसे देखिए, अब हम जैसे यहाँ पर x बराबर जैसे हम 1 ले रहे हैं, x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 1, x बराबर 1 लेंगे तो y वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। अब जैसे देखिए, x बराबर 0 लेने पर फिर y मान भी 0 आ गया, तो y बराबर हम फिर 0 नहीं लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो फिर x बराबर 0 आएगा, तो हमको अब फिर y बराबर 0 नहीं लेना है। अब x बराबर 1 लेंगे, x बराबर जब 1 लेंगे तो देखिए y कोई वैल्यू निकल कर आता है, यहाँ पर x बराबर 1 हम ले रहे हैं 3 इंटू 1, तो अब यहाँ क्या आएगा y इक्वल टू 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आया, यानी y वैल्यू क्या निकल का आई 3, y वैल्यू क्या निकल का आई 3। यहाँ पर कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट हो। x बराबर 1 लेने पर y वैल्यू क्या निकल का आई 3 निकल का आई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। और जैसे देखिए, और जैसे हम लोग अब y बराबर 1 लेंगे, y बराबर जब 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 1 लेंगे तो जैसे y बराबर 1 हम लेंगे, y पोजीशन 1 हम रखें 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, तो x वैल्यू यहाँ क्या निकल कर आएगी, x वैल्यू क्या आएगी 1/3, यानी 3x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू क्या 1/3 हो जाएगा, यानी x वैल्यू जो निकल के आई यहाँ पर क्या आई 1/3। इस तरह से इसी तरह जैसे x बराबर हम क्या लेंगे 2 लेंगे, x बराबर 2 लेंगे, तो x बराबर 2 लेंगे तो देखिए यहाँ पर x बराबर जब 2 लेंगे तो रखिए x पोजीशन 2, y इक्वल टू 3, x पोजीशन क्या रखेंगे 2, तो यानी y वैल्यू क्या निकल का आई 6, y वैल्यू क्या निकल का आई 6, यहाँ पर y वैल्यू क्या निकल का आई 6।
इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। पहला कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 0 0, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 1 और 3, फिर जो है तीसरा कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ हमको 1/3 और 1। इस तरह से फिर जो है अगला जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ क्या 2 और 6। इस तरह से इतने कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं। अब जो कोऑर्डिनेट हम लोग प्राप्त किए हैं, इन कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन हम रखेंगे एक एक करके। जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वही क्या होगा, इसका सलूशन होगा। और जो सलूशन होंगे उसी को पॉइंट के लेकर के हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अगर जो सलूशन होंगे, जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो जो सलूशन होंगे एक सीधी रेखा पर क्या होंगे, हमको प्राप्त होंगे उसके सलूशन। तो आइए हम लोग एक एक करके वैल्यू देखते हैं। जैसे देखिए पहला कोऑर्डिनेट हम क्या लिए हैं, जैसे पहला कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिए हैं x बराबर 0 और y बराबर भी क्या 0। इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं, तो y के स्थान क्या रखेंगे 0 और x के स्थान क्या रखेंगे 0। तो 0 × 3 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट जो है इसका क्या है सलूशन है, हल है। अगर हल रहेगा सलूशन रहेगा तभी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा ना। यानी x बराबर 0 y बराबर 0 इस इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये सब पिछली क्लास में हम इस तरह से पढ़ चुके हैं। यानी x बराबर 0 y बराबर 0 इस इक्वेशन क्या है सलूशन है। इसी प्रकार जो है दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 1 y बराबर 3 है, इस जो है इस इक्वेशन रखिए। x बराबर क्या रखेंगे 1 और y बराबर 3 = 3 × 1, यानी 3 = 3 में मल्टीप्लाई करें क्या 3, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। यानी x बराबर 1 y बराबर 3 भी क्या है, इक्वेशन क्या है सलूशन है। ये भी कोऑर्डिनेट जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह अगला जो कोऑर्डिनेट है, अगला कोऑर्डिनेट क्या है x बराबर क्या है 1/3 और y बराबर क्या है 1, तो इस इक्वेशन रखिए y बराबर 1 रखेंगे और x पोजीशन क्या रखेंगे 1/3, यानी 3 कैंसिल हो गए, 1 बराबर 1, यानी ये भी क्या है इस इक्वेशन क्या है सलूशन है। इस इक्वेशन का सलूशन क्या है। इसी तरह जैसे बच्चे देखिए x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर जो है 6, इसको भी हम लोग रखेंगे। y पोजीशन क्या रखेंगे 6 और x पोजीशन क्या रखेंगे 2, 3 × 2, यानी 6 इधर लेफ्ट साइड में, इधर भी क्या है राइट साइड में क्या है 6, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है। यानी x बराबर 2 रखने पर y बराबर 6 रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यानी इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, x बराबर 2 y बराबर 6 इस इक्वेशन क्या है सलूशन है, हल है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं है ना। तो इस तरह से इतने कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो गए, इतने कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए जो है इस इक्वेशन क्या है सलूशन है। पहला भी कोऑर्डिनेट, दूसरा भी कोऑर्डिनेट, तीसरा भी कोऑर्डिनेट, चौथा भी कोऑर्डिनेट, इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं इस इक्वेशन के क्या है सलूशन है, हल है। तो अभी हम लोग ना जाने पता नहीं कितने जो है कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो इस इक्वेशन के सलूशन होंगे, लेकिन हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमको खाली जो है 2 ही कोऑर्डिनेट अगर पता हो गए, जैसे पहला दूसरा कोऑर्डिनेट अगर हमको पता हो गया तब भी हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे, इन्हीं पॉइंट के माध्यम से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। आइए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन क्या निकल कर आया था y = 3x, यही इक्वेशन था। इसी का हमको ग्राफ बनाना है। तो जैसे देखिए हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे।
पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0 0 0 0 यानी ए वाला पॉइंट मूल बिंदु। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 3, 1 यानी भुज कितनी है 1 है, कोण कितनी है 3 है, भुज क्या है धनात्मक है। धनात्मक मतलब एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलेगी दूरी कितनी है 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 इंच मैं ले रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल। एक यूनिट मैं ले रहा हूँ। एक यूनिट हुआ, 1 यूनिट। और कोण कितनी है 3 है, यानी धनात्मक है। धनात्मक मतलब कि वाई अक्ष चली गई दूरी कहाँ ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर चली गई दूरी। तो कितने पॉइंट लेंगे 3 पॉइंट हम लोग लेंगे। कितने पॉइंट 3 पॉइंट। पॉइंट ये वाला पॉइंट हुआ। यानी 1 2 3 और 1, तो इसको आप जो है इस तरह से साइड ड्रा कर सकते हैं। आप ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत बेहतर बनेगा। और जैसे देखिए अगला पॉइंट हम लोग जो लेंगे क्या है 1/3 और 1/3 और क्या 1, यानी भुज क्या है 1/3 और प्लस2 है, यानी ये अक्ष पर चली गई दूरी कहाँ मूल बिंदु से दाहिनी तरफ 1/3 मतलब समझ रहे हैं ये 1 है, अब कहाँ होगा तभी, और यहीं कहीं प्राप्त होगा, कहीं यहीं पर प्राप्त होगा। जैसे देखिए और जैसे देखिए अगर आपको बनाना चाह रहे हैं आप ग्राफ आप बन सकता है। जैसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिए हैं 0 0 लिए हैं। पहला पॉइंट क्या है 0 0 लिए हैं। दूसरा क्या 1 और 3 ले लिया 1 और 3। पहला जो है 0 0 हुआ ये वाला पॉइंट, और दूसरा फिर क्या लिया 1 और 3। ये क्या है 1 और 3 दो पॉइंट हमको पता हो गया, तो हम यहीं से ग्राफ क्या करते हैं ड्रा कर सकते हैं। आप ग्राफ यहीं से बना लीजिए। इस तरह से हमको ग्राफ प्राप्त होगा सीधी रेखा। इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा हमको सीधी रेखा इस तरह से। यही एक सीधी रेखा है जिसका समीकरण क्या है y = 3x। इस तरह से y = 3x। इस तरह ग्राफ प्राप्त होगा। आप इसको बना लीजिए इस तरह से। नोट करिए इसको। नोट हो गया। इसको नोट करिए। और जैसे देखिए क्या कह रहा है कोई पार्टिकल है यानी कोई कण है, उस पर जो है कोई यूनिट का फोर्स लगाया जा रहा है। यानी सपोज दैट मैं क्या y यूनिट का मैं फोर्स लगा रहा हूँ। y यूनिट के जो फोर्स लगाने पर उस कण में कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है x यूनिट। तो और जो ये फोर्स लगाया गया है वो जो कण में यानी पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है यानी त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है उसके क्या है अनुक्रमानुपाती है। यानी जो बल लगाया जा रहा है त्वरण क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या एक्सेलरेशन, यानी बल जो है
त्वरण क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती जब जहाँ रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जहाँ रहता है, वहाँ जो ग्राफ हमको प्राप्त होते हैं एक सीधी रेखा में प्राप्त होते हैं हमेशा। जहाँ अनुक्रमानुपाती वाला रिलेशन रहेगा, जहाँ समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का रिलेशन रहेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन रहेगा, वहाँ हमको हमेशा जो ग्राफ प्राप्त होगा एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। तो हमको जो ग्राफ प्राप्त होगा इसी तरह से हमको ग्राफ प्राप्त हुआ है। आप जो है मैं 2 ही पॉइंट रखा है, यानी पहला कोऑर्डिनेट में रखा, दूसरा कोऑर्डिनेट रखा है। इस तरह से आप इन सब कोऑर्डिनेट को भी और भी कोऑर्डिनेट आप निकाल करके कई कोऑर्डिनेट के माध्यम से आप खींचेंगे तब भी एक सीधी रेखा ही मिलेगी। तो लेकिन हमको ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट ज़रूरत पड़ती है। 2 कोऑर्डिनेट से हम ग्राफ बना लिए, क्या करें, हम झंझट दिखाएं ज़्यादा। अगर निकालना चाह रहे हैं आप निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है 10 रुपये का ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर ले लीजिए, वहाँ से जो है आप और बेहतर से बेहतर पेंसिल के माध्यम से एक HB पेंसिल ले लीजिए और एक रबड़ ले लीजिए और एक स्केल ले लीजिए और इस तरह से कोऑर्डिनेट जैसे मैं निकाला हूँ इस तरह से निकाल करके आप जो है ग्राफ वहाँ ड्रा करिए। आपके बुक में जो है जो बुक मार्क मेथड बताया गया है उससे मैं आसान मेथड से मैं बता रहा हूँ। हम जो बता रहे हैं आप लोग ज़रूर समझ में आ रहा होगा, हमें ऐसा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप क्लास को 1 बार 2 बार पहले रिवाइज कर लीजिए। जब आप क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा ऐसा उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से हम यहाँ बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट कैसे कैसे निकाला जाता है जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है x और y के तमाम ऐसे मान हमको मिलेंगे जिस पर इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। यही इक्वेशन नहीं, 2 चरवाए जितने रैखिक समीकरण होते हैं उसमें जो चर प्रयोग किया जाता है उसके जो चर होते हैं उसके चर के भिन्न भिन्न मान यानी अनेक वैल्यू या अनंत वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई होता है। यानी 2 चरवाए रैखिक समीकरण के एक या एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक या अनंत या अनेक कई हल निकल सकते हैं। इस तरह से जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x और y है। अब x और y के पता नहीं कितने कितने ऐसे मान होंगे जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो हम कैसे समझेंगे x और y के ही मान लें। उसके लिए मैं तरीका क्या बताऊँ, एक बार x बराबर 0 रखिए तो y कुछ मान निकलेगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x कुछ मान निकलेगा, और x बराबर 1 रखेंगे तो y कुछ मान निकलेगा, y बराबर 1 रखेंगे तो x मान निकलेगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y मान निकलेगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y मान निकलेगा, y बराबर 2 रखेंगे तो x मान निकलेगा, x बराबर 3 रखेंगे तो y मान निकलेगा, y बराबर 3 रखेंगे तो x मान निकलेगा। इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ यानी निर्देशांक प्राप्त हुआ। निर्देशांक मतलब कि x और y वैल्यू, x और y वैल्यू, x और y वैल्यू यानी भुज कोट अवशिषा ऑर्डिनेट इस तरह से पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ग्राफ बनाने के लिए हमको दो ही कोऑर्डिनेट हमको एकदम सफिशिएंट है। ग्राफ बनाने के लिए 2 ही कोऑर्डिनेट हमको सफिशिएंट है, यानी हमको ग्राफ बनाने के 2 ही कोऑर्डिनेट जो है पर्याप्त है। अगर 2 कोऑर्डिनेट हमको पता है तो हम ग्राफ बना लें, लेकिन कम से कम 2 कोऑर्डिनेट जरूर पता होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट से, एक निर्देशांक से आप जो है आप चाहें तो इसी से ग्राफ बनाएं, कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। एक ही कोऑर्डिनेट से आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट आपको ज़रूरी है जानना, यानी 2 जो है निर्देशांक पता होना ज़रूरी है। तो हम लोगों को कई निर्देशांक पता हो गए और सभी निर्देशांक जो है इस इक्वेशन क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। यानी जब सेटिस्फाई कर रहा था, बाएं पश्चात पर समान हो रहा था इस इक्वेशन रखने पर, यानी x और y की वैल्यू जो यहाँ हम लोग निकाले हैं, भुज कोट जो वैल्यू निकाले हैं इस इक्वेशन रखने पर सभी जो कोऑर्डिनेट हैं सभी पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था। ये इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन जो है इस सभी कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेट सभी जो है क्या इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, हल है। तो जो भी आप इस इक्वेशन के जो हल हैं इतने कोऑर्डिनेट जो है, अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो सभी सलूशन जो है एक सीधी रेखा मिलेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 ही कोऑर्डिनेट जो है पर्याप्त है। मैं 2 ही कोऑर्डिनेट से ग्राफ बना लिए। आप और भी कोऑर्डिनेट इस तरह से रख के बना सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आया ना। तो आप इसको नोट करिए। और ये चूँकि कह रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल पर लगाया गया बल है, उस बल लगाने के बाद जो उसमें उत्पन्न त्वरण हो रहा है, बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती है। जहाँ भी अनुक्रमानुपाती का साइन आएगा, जहाँ भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा, किसी समीकरण में जहाँ अनुक्रमानुपाती का संबंध रहेगा, रिलेशन रहेगा, वहाँ हमको ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, कि स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आप ग्राफ पेपर ले लीजिए और पेंसिल ले लीजिए, एक रबर ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए। आप अपने जो है
ग्राफ पेपर पर बेहतर से बेहतर जो है आप वहाँ पर ग्राफ बनाइए। जिस तरह से मैं कोऑर्डिनेट निकाला हूँ, उस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल करके आप ग्राफ जो है प्लॉट करिए। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना? नोट कर लिए कि नहीं आप लोग? नोट हो गया? तो ठीक है बच्चे, अगर कोई भी कंटेंट ना समझ में आए, आप लोग जो है हमारे क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। हमें पूरा उम्मीद है आप लोग ज़रूर समझ में आएगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता, कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमारे क्लास हमारे जो है कमेंट बॉक्स आप जो है अपने डाउट को जो कमेंट करिए। जो भी डाउट रहेगा आप लोगों को, उसको हम अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।